अच्छा। कल हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वाज बेसिकली अबाउट द इंडो पैसिफिक, और इंडो पैसिफिक के अंदर मैंने आपको इंडो पैसिफिक से भी पहले जो चीज हमने डिस्कस की थी उसमें हमने प्राइमरीली वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, एक क्वेस्ट ऑफ द हेजमनी के लिए जो कोशिश है, जो हमारे मेजरली चॉकिंग पॉइंट्स हैं, ये जो हमारी सी लाइन के ऊपर जहां पे भी जो भी जहां पे भी हमने कंजेशंस देखी उसको हमने कल डिस्कस किया था। और मैंने आपको इंडो पैसिफिक का जो एरिया वहां पर लोकेट करके दिया था कि प्राइमरीली जो हमारे पास जापानीज प्राइम मिनिस्टर थे शिंजे, उन्होंने शिंजो ने ये कहा था कि एक मिला के एक टर्म जो है वो यूज की थी जिसको आप कहते हैं कि कॉन्फ्लग्रेशन ऑफ इंडियन एंड द पैसिफिक ओशन, जिसमें कि आपका इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को उन्होंने मिला के कहा कि दैट इज प्राइमरीली द इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक के कॉन्टेक्स्ट में हमने जो सेकंड चीज डिस्कस की थी उसमें हमने कहा था कि व्हाट एक्चुअली इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। एक तो हमने कहा था कि ये जियो इकोनॉमिक सेंटर है, क्योंकि प्राइमरीली द वन हु विल रूल द वाटर्स विल बी द रूलर, जो इन पानियों का हुक्मरान होगा, जिसकी जहां पे पावर होगी वही अल्टीमेटली बिग पावर होगा। वो जो क्वेस्ट ऑफ द हेजमनी है इस वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, जो एक आगे बढ़ने की कोशिश है, काविश है, उसके बारे में यहाँ पर हमने बात भी की। इसमें एक और चीज जो हमने कंसिडर की थी और देखी थी कि मेनली अब ये जो वॉर है, अब ये जो टिल्ट है, अब ये जो क्वेस्ट है, वो अमेरिका और चाइना के दरमियान का हमें दिखाई देता है। रशिया भी एक एक्टिव प्लेयर के तौर पर मौजूद है और हमें देखने को मिलता है। आज जब हम मेजर प्लेयर्स की बात करते हैं तो बेशक जो हमारा सबसे पहला प्लेयर है वो चाइना है। चाइना की जो एक मेन क्वेस्ट है, जो जो चाइना यहाँ पर क्या करना चाहता है, तो चाइना की जो एम्बिशंस हैं उन एम्बिशंस के अंदर सबसे पहला उसका जो एम्बिशन है वो इकोनॉमी है। चाइना के इकोनॉमिक एम्बिशंस के बाद जो हमारे पास दूसरी चीज आती है वो है एनर्जी सिक्योरिटी। और एनर्जी सिक्योरिटी के साथ साथ मिलिट्री एक्सपेंशन। देखें ये तीन चीजें हैं, अगर आप देखें कि इन ही तीन चीजों की बेसिस के ऊपर आप अपना एक रूल ऑर्डर जो है वो बेस करेंगे, और इसी की बेसिस के ऊपर आप वहां पे अपने आप को रेलेवेंट बनाएंगे। जी अब तीन चीजें हैं। किसी का माइक ऑन है बच्चा? महक का माइक ऑन है, माइक। तो बुनियादी तौर पे जो इकोनॉमिक एम्बिशन है, रिक्वेस्ट है कि हाँ भाई मैंने अपनी इकोनॉमी स्ट्रेंथन करनी है, स्ट्रांग करनी है, एनर्जी को बेहतर करना है, एनर्जी सिक्योरिटी स्टैब्लिश करनी है, मिलिट्री को एक्सपैंड करना है, इसकी जो प्राइमरीली चाइना के विजन के अंदर है, चाइना जिनको करना चाहता है। अब इंडियन ओशन के अंदर जब हम चाइनीज पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो एज अ प्लेयर ये सबसे पहला काम क्या कर रहा है कि यहाँ पे अपनी नेवल पावर दिखा रहा है। अब जो चाइना की नेवल पावर प्रोजेक्शन है बेटा, मिलिट्री एक्सपेंशन। थर्ड चीज ये है कि आप अपनी फौजें वहां पे तैनात कर रही हैं, आप अपनी फौजें वहां पर लगा रही हैं, आपकी फ्लीट्स, आपके बहरी बेड़े, आपके जहाज, आपके प्राइमरीली जितने भी मेन वहां पर चीजें हैं वो वहां पर देखी जा रही हैं। तो ये चीज इस बात का इंडिया देती है कि वहां पे अब चाइना का नेवल कंट्रोल भी है, मिलिट्री एक्सपैंड कर रही है। तो सबसे पहली चीज है नेवल पावर प्रोजेक्शन। जब हम नेवल पावर प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो कमिंग टूवर्ड द नेवल प्रोजेक्शन पावर, चाइना अगर हम देखें तो वर्ल्ड लार्जेस्ट नेवी आज है उसके पास। अभी हमारे पास तकरीबन अगर हम स्टैटिस्टिक्स को देखें तो 355 शिप्स, 355 शिप्स जो हैं, जो कि 2030 के अंदर ये देखा जा रहा है कि वो 460 का जो है वो भी फिगर क्रॉस कर जाएंगे। पीपल लिबरेशन आर्मी की जो नेवी है जिसको हम PLAN कहते हैं, वो अपनी ब्लू वाटर कैपेबिलिटीज, यानी कि आपकी जिस तरह सी वाटर एक्सपर्टीज होती हैं, आपकी लैंड मिलिट्री की जिस तरह एक्सपर्टीज होती हैं, इसी तरह आपकी सी वाटर एक्सपर्टीज होती हैं, उनको वो इंप्रूव कर रही है। आपके जो सब मेरीन्स हैं उसके साथ साथ एम्फीबियंस एजॉल्ट शिप्स, जो कि खास तौर पे जो इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं कि समंदर के अंदर आप अगर देखें तो हमारे पास जिस तरह लैंड वॉर्स होती हैं, लैंड स्ट्राइक्स होती हैं, इसी तरह सी और वाटर स्ट्राइक्स भी होते हैं। तो चाइनीज क्या कर रही हैं एज अ प्लेयर इस इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, क्योंकि कल हमने ये देखा था कि वेस्ट वर्ल्ड जो हमारी एक एक्सपेंशन हो रही है, जो हमारा सेंटर ऑफ द ग्रेविटी इसकी तरफ आ गया है, जो क्वेस्ट ऑफ द हेजमनी के लिए अगर हम वर्ल्ड ऑर्डर मेंटेन करना चाहते हैं
तो इसके लिए जो पहला हमारा चाइनीज प्लेयर है जो कि अपने इकोनॉमिक एम्बिशंस हासिल करना चाहता है, एनर्जी सिक्योरिटी हासिल करना चाहता है, क्योंकि दैट इज द पॉइंट। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन हमें ये बताती है कि यहाँ पे हमारे पास क्लियर मार्केट है, यहाँ पे हमारे पास एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, यहाँ से हमारा मेजोरिटी ऑफ द फ्लीट गुजरता है, जहां पे हमारे चोक्स मौजूद हैं। तो प्राइमरीली उसकी नेवल पावर प्रोजेक्शन यहाँ पर वो जो कर रहा है तो वो खुद को स्ट्रेंथन करने के लिए कर रहा है। सेकेंडली ये उसका डिफेंसिव मूव है। डिफेंसिव मूव इसलिए है कि चाइना अगर उसको कंटेन करना चाहता है तो वो खामोश तो नहीं बैठ सकता। दूसरी चीज, चाइना यहां पर अपनी मिलिट्री बेसिस बना रहा है चोक पॉइंट्स के ऊपर, जिसको आप मैरीटाइम कह सकते हैं, ठीक है, या स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेसिस कह सकते हैं। आप जब स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेसिस और चोक पॉइंट्स की बात करते हैं तो चाइना का ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल है, नेवल पावर प्रोजेक्शन, इसके नीचे बेटा लिखे स्ट्रैटेजिक मिलिट्री बेसिस एंड चोक पॉइंट्स, दूसरा पॉइंट। तो जो आपको कल मैंने बताया था स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है, उसको सिक्योर करने के लिए ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो इसका है, ये अपनी डुअल यूज कर रहा है मिलिट्री बेसिस का। इंडियन ओशन को भी सिक्योर करना चाहता है। क्या करूं, स्क्रॉल डाउन कैसे करूं? ये तो 100% हुआ, ये लो। ये फिर नजर नहीं आएगा ना, अभी देखें। हाँ, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है, दिजबूती है, गवादर है, इन की लोकेशंस के ऊपर वो अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इसी तरह वो क्या कर रहा है, चाइना अपनी सी पैक के जरिए कर्टेल करने की कोशिश कर रहा है, या फिर जिसको आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं। बीआरआई बेसिक एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के प्रिंसिपल के ऊपर है, एक इकोनॉमिक मॉडल के ऊपर है, लेकिन अगर हम देखें तो इसने डिपेंडेंसी वो क्रिएट की ऑलरेडी श्रीलंका के अंदर। डेट डिपेंडेंस जब हो गई, श्रीलंका की जो पोर्ट है जिसको हम कहते हैं हम्बनतोता, वो नहीं जब कर्जा दे सके तो ले ली चाइना ने। इस तरह चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ गया वहां पे। उसके बाद बेटा जब हम साउथ चाइना सी पढ़ेंगे तो चाइना बड़ा असर्टिव है साउथ चाइना सी में। साउथ चाइना सी के अंदर जो 9 डैश लाइन वाला रोला चल रहा है ना, चाइना की रशिया के साथ, कार्स कंट्रीज के साथ, पाकिस्तान के साथ, म्यांमार के साथ एक अलायंस है, पार्टनरशिप है, कि जिसके नतीजे में वो अपनी एनर्जी इंटरडिपेंडेंस बढ़ा रहे हैं ताकि अल्टीमेटली एक प्रेशर बिल्ड हो। उसके बाद जो आपकी साउथ चाइना सी है, चाइना ने वहां पे अपनी फौजें उतार दी हैं, आर्टिफिशियल आइलैंड बना दिए हैं, वहां पे पानी के झगड़े हैं। जो स्ट्रेटेजिक वाटरवेज हैं वो उसको कंट्रोल करना चाहता है, अपनी सर्विलियंस को बढ़ाना चाहता है। यूएसए की वहां पे जो नेवल डोमिनेंस है, यूएसए की जो बेसिस वहां पे मौजूद है, उनको कैटर करना चाहता है। तो बेजिंग का जो एक गोल है, रीयूनिफिकेशन ऑफ ताइवान, वो इसके जरिए हासिल करना चाहता है। उसके साथ साथ एनर्जी सिक्योरिटी वहां पर एनर्जी इंटरडिपेंडेंस क्रिएट कर रहा है, पाकिस्तान, रशिया, कार्स कंट्रीज को साथ मिला के बाद चाइना का एक डिस्प्यूटेड, आपको पता है, ताइवान कंटिजेंसी प्लान।
अब ताइवान को लेके चाइना जो एक कंफ्लिक्ट हो सकता है ताइवान के ऊपर, उसके लिए अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथन कर रहा है, अपनी अलायंसेस को बेहतर कर रहा है, ताकि अगर यूएसए या इंडिया या जापान इंटरवीन करे तो ये उनके खिलाफ लड़ सके। बेटा इरम, मैं ये कह रही हूं कि सबसे पहला प्लेयर जो इंडो पैसिफिक के अंदर है ना, वो चाइना है। तो भाई चाइना को क्या मसला है और चाइना क्या कर रहा है, हमने ये बात की है। बुनियादी तौर पे चाइना की जो अपनी मिलिट्री एक्सपेंशन के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, अपनी पावर हेजमनी के लिए, डोमिनेशन के लिए ये सब कुछ कर रहा है। दूसरी बात यह है कि अब वो क्या कर रहा है, उसने अपनी नेवल फोर्सेस बढ़ा दी हैं, उसने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ वहां पर इंक्रीज कर दी है, उसने कनेक्टिवनेस, इंटरकनेक्टेडनेस एनर्जी के शोबे में पैदा कर दी है, उसने अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए क्या किया है कि कैटर करने की चीजों को कोशिश की है, जैसे कि चाह बाहर के मुकाबले में गवादर है। उसके बाद स्ट्रेट ऑफ मलाका और बाकी चोक पॉइंट्स के ऊपर उसने अपने आप को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की। ताइवान जो कि उसका एक डिस्प्यूटेड एरिया है, तो उसके अगेंस्ट इसने अपने आप को प्रिपेयर किया कि कल कलाम को अगर कोई जंग छिड़ती है उसको लेके, तो ये उसके लिए प्रिपेयर। तो ये हमारा पहला प्लेयर था, चाइना। और चाइना के एम्बिशंस क्या हैं, चाइना के प्लान्स क्या हैं, चाइना चाहता क्या है। दूसरा बड़ा प्लेयर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए की जो ग्रैंड स्ट्रैटेजी है, यूएसए क्या कहता है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। लेकिन साथ ही वो उसकी प्रोस्पेरिटी की बात करता है, उसको प्रॉस्पर करना चाहता है, उसको स्ट्रेंथन करना चाहता है। यूनाइटेड स्टेट्स इंडो पैसिफिक उसके लिए बहुत जरूरी है। यूनाइटेड स्टेट के भी वही इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजिक, और उसके साथ साथ उसके सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स भी हैं। चाइना तो सर चढ़ जाएगा, चाइना तो बड़ा असर्टिव हुआ है, खासतौर पे साउथ चाइना सी के अंदर चाइना ने तो अपने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना लिए। चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए कनेक्टेडनेस कर रहा है। तो यूएस की एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटजी है इंडो पैसिफिक की, डटर करने के लिए। डटर का बेटा मतलब ये होता है डराने के लिए, रोकने के लिए, अपनी तरफ बढ़ते हुए खतरे को रोकना डटर कहलाता है। तो ये डटर्स की पॉलिसी है। यूएस अब क्या कर रहा है इंडो पैसिफिक के अंदर, अलायंसेस बना रहा है। क्योंकि यूएस, कल हमने क्या देखा था, कल 6 पॉइंट्स आपको अगर याद हो, अलायंसेस बना रहा है। और वो कहता है कि जी वो इस खित्ते की रीजनल प्रॉस्पेरिटी चाहता है, इंडो पैसिफिक जो है फ्री हो, इंडो पैसिफिक ओपन हो, प्रॉस्पर्स। का जो कोर जो है ना थीम, इंटरेस्ट कि डोमिनेंस। देखिए, क्वेस्ट ऑफ द हेजेमनी कल हमने देखी थी ना, इस खित्ते में यूएसए कहता है कि वो डोमिनेंट, रीजनल डोमिनेंस। अब बेटा जो रीजनल डोमिनेंस है, रीजनल डोमिनेंस के अंदर प्राइमरीली ये है कि इंडो पैसिफिक के जो चोक पॉइंट्स थे कल जो हमने निकाले थे, जो हमारा एनर्जी सर्कल बना था, जो हमारा स्ट्रेट ऑफ मलाका है, जो हॉर्मोज है, जो बाबुल मंदीप है, वो सब कुछ यहाँ पे है जहां से दुनिया की सारी ट्रेड होती है। तो यूएसए के इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो यहां से सेटिस्फाई होते हैं। वन विल रूल द वाटर विल रूल द वर्ल्ड। तो पहला तो इंटरेस्ट ये है। दूसरा, वो काउंटर करना चाहता है चाइना को कि भाई चाइना तो सर चढ़ाया है। यूएस का मकसद ये है कि चाइना का मिलिट्री इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा है, चाइना ने अपनी फौजें भी उतार दी हैं, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा है, सीपैक बीआरआई की सूरत में अलायंसेस भी बन रही हैं। तो कोई तो चीज निकाली जाए, इसलिए वो अलायंसेस। तीसरी चीज, अमेरिका डिफेंड कर रहा है ताइवान को।
चाइना कहता है ताइवान उसके साथ है जी, उसका हिस्सा है। देखिए, चाइना कहता है कि अगर, सॉरी, यूएस कहता है अगर चाइना ताइवान के अंदर अपनी फौजें भेजेगा तो यूएस से जैसे यूक्रेन के अंदर रशिया के खिलाफ खड़ा हुआ था ना, यहाँ पे खड़ा होगा। उसके लिए फिर उसको इस रीजन में, इस खत्ते में होना पड़ेगा ना। और सबसे बड़ा यहाँ पर एक ही इंटरेस्ट है बेटा, ट्रेड रूट्स, सिक्योर ट्रेड रूट्स। 900 बिलियन डॉलर की यूएस इन्वेस्टमेंट है। बहुत सारे अमेरिकन वर्कर्स हैं जो उधर काम करते हैं। फ्री फ्लो ऑफ कॉमर्स है यहाँ पे। तो भाई इसको प्रोटेक्ट नहीं किया तो रोड पे आ जाएंगे। इसके नतीजे में, हाँ, स्टेट ऑफ मलाक्का के अंदर पायरेसी का इशू है कि वहां पर क्या होता है बेटा, फिर ये होता है कि जब इनके आपस का झगड़ा होता है ना ट्रेड रूट पे, आपकी बिलियन डॉलर्स की जो है वो ट्रेड जा रही है, उसको, उसके ऊपर हमला कर दिया जाता है, उसको तबाह कर दिया जाता है। हाक हो गया ना, आपका तो नुकसान हो गया। अमेरिका के इंडो पैसिफिक ओशन में इकोनॉमिक इंटरेस्ट है बेटा, मैं रिपीट कर देती हूँ जैनब, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट है। अब अमेरिका इसलिए अलायंसेस बना रहा है। कल हमने अमेरिका की जो ग्रांड स्ट्रैटेजी देखी थी कि अमेरिका ये कहता है कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक होना चाहिए, और उसके साथ साथ वो प्रोस्पेरिटी ऑफ द रीजन की बात करता है। इसलिए अब वो क्या कर रहा है, वो इस रीजन के अंदर डोमिनेट करना चाहता है, क्योंकि इस रीजन को जो डोमिनेट, वन हु विल रूल द वाटर्स विल रूल द वर्ल्ड। दूसरी बात है कि वो चाइना से अपने आप को बचाना चाहता है, काउंटर करना चाहता है कि चाइना अगर यहां से आ गया तो इसका मतलब है कि चाइना रूल करेगा। ट्रेड रूट्स को सिक्योर करना चाहता है, क्योंकि तकरीबन 900 बिलियन डॉलर की ट्रेड है जो यहां से होती है। इसलिए अब ये सारी की सारी वो कोशिश कर रहा है, इसलिए वो सारी की सारी काविश कर रहा है, और इसके लिए वो सारे का सारा काम कर रहा है, जिसके नतीजे में अब अमेरिका ने डिफरेंट अलायंसेस बनाई हैं, जिनको कि हम आगे चल के पढ़ेंगे। ये स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क्स हैं और अलायंसेस हैं, जिनमें एक है क्वाड। क्वाड डिटेल में हम पढ़ते हैं। क्वाड, ऑकस, ये दो हम डिटेल में पढ़ेंगे। मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स हुए हैं, बायलैटरल एग्रीमेंट्स। अच्छा, मैं अगर यहाँ पर ये कंट्रैक्शंस में लिखूं इस तरह कोई चीज, तो पेपर में इस तरह नहीं लिखना, ठीक है। अब जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हुए हैं, इसमें अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग कॉपरेशन जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ वो अपने ताल्लुकात इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है। मिलिट्री प्रेजेंस अगर चाइना की मौजूद है तो अमेरिका की भी तो मौजूद है ना। एक पूरा वास्ट नेटवर्क है बेसिस का, जो कि आपकी आर्मी की बेसिस होती है ना, जिस तरह आप कहते हैं नेवल बेसिस है, जापान में, साउथ कोरिया में, गुआम में, फिलीपीन में, जिबूती में, बहरेन में, सिंगापुर में, ताकि फौरी तौर पे वहां से इंटेलिजेंस जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए। न्यूक्लियर मिसाइल जो है, बॉम्बर्स जो है वो वहां पे डिप्लॉय किए गए हैं। तो बुनियादी तौर पे अमेरिका के पास पावर तो है, न्यूक्लियर सबमरीन्स भी हैं, मिलिट्री भी है, टेक्नोलॉजिकली भी सुपीरियर है, बड़ा डिफेंस सिस्टम भी इसका बड़ा स्ट्रांग है। लेकिन जो चाइना है वो भी पीछे नहीं है, चाइना भी मिलिटरीली बड़ा सुपीरियर है। दूसरी बात है, चाइना वहां पे मौजूद है, चाइना की ज्योग्राफी लगती है उसके साथ। यूएस को वहां से भगाया जा सकता है, चाइना को नहीं भगाया जा सकता। चाइना की टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो है वो इतनी ज्यादा हो रही है कि वो अमेरिका के दरमियान का जो गैप है वो कम होता जा रहा है। चलिए जी, ये दो प्लेयर तो हमें समझ आते हैं।
अब एक तीसरा मुल्क भी उठ खड़ा हुआ है, इंडिया। अब इंडिया के भी कुछ इंटरेस्ट है। इंडिया की स्ट्रैटेजी और इंटरेस्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। अब इंडिया को अगर हम देखें तो बुनियादी तौर पे इंडिया जो है वो इंडो पैसिफिक के अंदर वही तीन कंसर्न है बेटा: इकोनॉमी, सिक्योरिटी, एक्सपेंशन। जियो पोलिटिकल अपने आप को रेलेवेंट करना चाहता है, तो इसके लिए यहां पे स्टेबिलिटी बड़ी जरूरी है। ये सी लैंड सिक्योर होनी चाहिए। चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, उसको तो काउंटर करना है। तो बुनियादी तौर पे इंडिया की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, इंडो पैसिफिक ओशन या मेजर जो मैरीटाइम चेक पॉइंट्स हैं, जिसमें हमने जितने भी कल चोक पॉइंट्स देखे, जब तक इंडो पैसिफिक की पॉलिटिक्स का मसला हल नहीं होगा तब तक इंडिया की स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस बन ही नहीं सकती। आइलैंड्स तक उसकी एसेस ही नहीं हो सकती। लेकिन विद द हेल्प ऑफ द यूएसए, इंडो यूएस जियोपॉलिटिक्स के ग्रोथ के साथ हमें ये देखने को मिलता है कि इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक एसेस बढ़ा दी है आइलैंड्स तक। वहां पर जो आपके जजीरे मौजूद हैं, इंडिया वहां तक पहुंच चुका है। अंडमान है, निकोबार है। इसी तरह जो पोस्ट्स हैं या पोर्ट्स हैं, उनकी एसेस भी इसने ली है। तो हमें ये देखने को मिलता है कि इंडिया की जो सर्विलियंस है या जो लॉजिस्टिक रीच है वो बढ़ रही है। इंडिया इंडो पैसिफिक के अंदर एक रेलेवेंट प्लेयर की सूरत में नजर आ रहा है। लेकिन अब इंडिया की जो इंडो पैसिफिक आउटलुक है वो तो शेप हो ही रही है। लेकिन साथ साथ चाइना को अगर हम देखें तो चाइना भी बैठा हुआ नहीं है। चाइना अपना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहा है। चाइना साउथ एशिया के अंदर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लेकर आया है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो इंडिया उसको काउंटर करने के लिए अपना नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी लेकर आया है। इसको सर्च कीजिएगा, अलायंसेस बना रहा है। इंडिया अपनी नेवल मॉडर्नाइजेशन कर रहा है विद द हेल्प ऑफ द चाइना। सबमरीन अपने मुख्तलिफ जो है वो भेज रहा है। बावजूद इसके कि उसके लोग भूख से मर रहे हैं, वहां पे फिजिकल कंस्ट्रेंट्स मौजूद हैं, इंडिया अपने एयरक्राफ्ट के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। क्वाड का मेंबर है, आसियान का मेंबर रहा। यूएस इंडिया की जो ग्रोइंग जियोपॉलिटिक्स है, ये बहुत बड़ी एक चीज है। तो प्राइमरीली ये अब वो मेजर प्लेयर्स थे कि जो आपने, इसलिए आपको पता होने चाहिए कि वो आपसे ये तो नहीं पूछेगा कि इंडो पैसिफिक के प्लेयर्स बताएं, लेकिन आपको जब प्लेयर्स का पता होगा तो आपको जंग का पता होगा। अब हम क्वाड और ऑकस को देखते हैं। जी एक मिनट। चले, हैव अ 5 मिनट ब्रेक ऑफ नमाज। 5 मिनट में फिर आ जाए। देन वी स्टार्ट ऑकस एंड क्वाड।
बेटे आप लोग आ गए? चल, लेट्स स्टार्ट। आई होप दैट आई एम ऑडिबल। सो यहां तक हम लोगों ने इंडो पैसिफिक के अंदर जो कुछ हुआ उसको हमने देख लिया। इंडो पैसिफिक इंडो पैसिफिक के अंदर कौन सी लड़ाइयां हैं, इंडो पैसिफिक के अंदर कौन से प्लेयर्स हैं, इंडो पैसिफिक है क्या क्या। वर्ल्ड मैप के ऊपर अगर हम देखें तो वर्ल्ड मैप के कौन कौन से चोकिंग पॉइंट्स हैं, या वर्ल्ड मैप के अंदर प्राइमरीली वो कौन से की एलिमेंट्स हैं कि जहां पे हमें झगड़े देखने को मिलते हैं। यहीं से हम आगे बढ़ते हैं और यहां से हम चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। बेटे, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वाड। क्वाड की जब हम बात करते हैं कि इंडो पैसिफिक के अंदर क्वाड क्या है, क्वाड से बनता क्या है, लेट्स डिस्कस। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टॉपिक क्वाड। QUAD। क्वाड क्वाड्रिलेटरल से निकला है। चार ममालिक हैं जिनका आपस का ये ताल्लुक है। जिस तरह आप कहते हैं ना, मोनो, डाई, ट्राई, इसी तरह क्वाड चार के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये आपका क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, यानी कि चार ममालिक आपस में आए, एक दूसरे के साथ बैठे और इन्होंने कहा कि भाई इंडो पैसिफिक के हालात को मद्देनजर देखते हुए इंडो पैसिफिक की जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, जो डेमोक्रेसीज हैं, उनको एक दूसरे के करीब आना चाहिए और आपस में एक इल्हाक बनाना चाहिए। अब ये कौन कौन से मुल्क हैं वर्ल्ड मैप पे? यहां पे है बेटा इंडिया। इंडिया से आप इधर आए तो ये आपके पास है जापान। जापान से आप आगे चले जाएं तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ये नीचे आते हैं आप तो ऑस्ट्रेलिया। ये आप ऑस्ट्रेलिया से दोबारा इधर इंडिया की जानिब जब जाते हैं तो प्राइमरीली ये हमारे पास जो बनता है ये है क्वाड। अब ये जो आपका क्वाड है, ये है जी इंडियन ओशन। ये नीचे इंडियन ओशन है और ये आपका पैसिफिक ओशन है। हमने ये इस तरह मैप बनाया। वैसे आपको यूएसए इधर नजर आ रहा होता है ना मैप पे, ये यूएसए इधर है, ठीक है, क्लियर। ये अब आपका क्वाड कंट्रीज है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। जापान के सामने ऑस्ट्रेलिया, इंडिया के सामने यूएसए। ये इस तरह आपने बना ले। ये 2004 का साल था। 2004 का साल था कि जब ये क्वाड आपस में ये ममालिक बैठते हैं और इल्हाक करते हैं। इन्होंने कहा कि भाई हम रिलीफ एफर्ट्स करेंगे। बुनियादी तौर पर बेटे आया था इंडियन ओशन सुनामी। सुनामी आप लोगों ने आई थिंक जीएस से अभी नहीं पढ़ा, आप डिटेल में पढ़ेंगे। समुद्री तूफान जो होता है, सुनामी आया तो उस सुनामी के नतीजे में इन्होंने कहा कि हम रिलीफ, यानी कि जो साथ के ममालिक, आप कहते हैं ना कि भाई अब रिलीफ एक्टिविटीज होंगी, कोविड आ गया, कुछ ऐसा आ गया, तो अब हम ये करते हैं कि ममालिक मिल के उनके लिए एड प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि जब अफगानिस्तान के केस में आपने देखा था कि तालिबान टेक ओवर के बाद जब वॉर ऑन टेरर का एक अनयूजुअल एंड होता है तो वहां पे बहुत ज्यादा वीट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो जाते हैं, जिसके नतीजे में एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी सेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कौंसिल हुआ था। प्राइमरीली इस्लामाबाद ने उसको होस्ट किया था। तो उसमें यही था कि भाई हम एक बैंक बनाएंगे और उनको एड रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। तो 2004 के अंदर इस इंडियन ओशन के अंदर एक समुद्री तूफान सुनामी आया था। तो उसके नतीजे में रिलीफ एफर्ट्स प्रोवाइड करने के लिए कि लोगों की जिंदगी बेहतर हो, तो इन चार नेशंस ने कहा कि हम अपनी फौजों को, अपनी नेवीज को, अपनी ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स के जरिए लोगों को असिस्ट करेंगे। इस रीजन में जो मौजूद लोग हैं उनकी जिंदगियां बेहतर करेंगे, मिलके काम कर। लेकिन पहली दफा जो इस, यानी कि ये इनफॉर्मल बात थी। ऐसा नहीं है कि हमने अपना इदारा बना दिया और हमने अपना कोई आइन बना दिया। इनफॉर्मल चार लोगों ने बात की। पहली दफा 2007 का साल था
जब ये क्वाड आप कहें कि एक इदारे की सूरत में, एक इंस्टीट्यूशन की सूरत में सामने आता है, जापानीज प्राइम मिनिस्टर, वही प्राइम मिनिस्टर, नाम इसका याद हो, इसने क्या, जिसने ये डिस्कवर किया, जिसने ये इन्वेंट किया वर्ड, शिंजो ने। शिंजो अबे कहता है कि ये आर्क ऑफ फ्रीडम एंड प्रोस्पेरिटी, इसकी शक्ल देखो, आर्क की तरह लगती है ना। तो कहा ये आर्क ऑफ फ्रीडम एंड प्रोस्पेरिटी है। आजादी और खुशहाली, यानी कि इस रीजन की जो की डेमोक्रेटिक पावर्स हैं, जो डेमोक्रेसी की बात करती हैं, ये उनको करीब लेकर आई है। आसियान की, हम ऑर्गेनाइजेशन में आसियान को पढ़ेंगे, आसियान की मीटिंग्स के दौरान अक्सर आप देखें ना, साइड लाइन भी कुछ मीटिंग्स हो रही होती है, और उसके साथ साथ हो रही थी एक नेवल एक्सरसाइज जिसको हम मालाबार नेवल एक्सरसाइज कहते हैं, तो उसकी साइड में ये मीटिंग और बातें तय हुई। लेकिन एक साल बाद बड़ी अजीब सी बात, 2008 का साल आया, ये जो नीचे आर्क वाली जगह पे जो आपका ऑस्ट्रेलिया बैठा हुआ था, इसने कहा ओके बाय बाय, मैं चला घर। ऑस्ट्रेलिया आपको छोड़ गया, ऑस्ट्रेलिया ने विथड्रू कर लिया। और कहा जाता है कि इसके निकलने के पीछे प्रेशर था चाइना का। चाइना ने कहा चल छुट्टी कर, चल तू मेरा पुत्र छुट्टी कर। एक दिहाई गुजर गई, क्वाड खामोश हो गया। साल 2017 रिवाइवल होता है क्वाड का। वो इज शिंजो अबे, जापानीज प्राइम मिनिस्टर का बेटे, बंदा है, शिंजो अबे। 2007 में, 2017 में चाइना साउथ चाइना सी में बड़ा स्ट्रांग होना शुरू हुआ, स्ट्रेंथन हुआ, 9-लाइन का रौला बन गया। साउथ चाइना सी में और ईस्ट चाइना सी के अंदर ना उसकी डोमिनेंस बढ़ना शुरू हो गई। उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव दुनिया के अंदर बड़ा फेमस हो गया, सी पैप ने बूम पकड़ लिया, उसका मिलिट्री इन्फ्लुएंस इंडो पैसिफिक में बढ़ गया। तो भाई ये तो कहने लगे हम किधर जाएंगे, अपने क्वाड को वापस उठाओ, जगाओ, अपनी अलायंस बनाओ उसके मुकाबले में। तो अचानक से रातों रात वो इनफॉर्मल क्वाड एक ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन ग्रुप बन गया। वो क्वाड जो कल तक आप कहें कि डेड था, अब वो कैसे हुआ, उसकी कहानी देखते हैं। क्वाड का रोल क्या है, क्वाड किस तरीके से काम कर रहा है, इसको समझते हैं। एवोल्यूशन इसकी इनटू मॉडर्न स्ट्रेटेजिक डायलॉग। क्या हुआ 2020 के अंदर, चारों ममालिक कहते हैं कि हम, इन्होंने अपने इंटरेस्ट रिन्यू किए, इंगेजमेंट्स इनकी बढ़ गई। एक सिंबॉलिक मूवमेंट हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यानी कि सिंबॉलिक मूवमेंट आप ये कह सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया दोबारा इन हो रहा था जी मालाबार नेवल एक्सरसाइज। आपने अक्सर देखी है ना कि आपकी पाकिस्तान नेवी की भी जॉइंट एक्सरसाइजेज होती हैं, मुख्तलिफ नेवल एक्सरसाइजेज हो रही होती हैं, जहां पे नेवी के दस्ते अपनी एक्सपर्टीज और वो चीजें दिखा रहे होते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इस मालाबार नेवल एक्सरसाइज में आके बैठ गया, ज्वाइन कर लिया। पहली दफा था कि एक पूरी दिहाई गुजर जाने के बाद, 10 साल गुजर जाने के बाद, क्वाड मेंबर इकट्ठे हुए चारों के चारों, और उन्होंने एक जॉइंट मिलिट्री ड्रिल, ड्रिल होती है एक्सरसाइज, ये रिवाइवल इस चीज का साइन था कि अब शायद कॉपरेशन बढ़ गई है, क्योंकि जाहिर बात है खत्ते में हालात जो हैं वो जरा खराब हो गए हैं। क्वाड
फर्दर ट्रांसफॉर्म हुआ, ये 2020 का इवेंट था, सॉरी, तो 2021 जब आया, तो मार्च 2021 में क्वाड ने अपना पहला समिट किया, फर्स्ट एवर क्वाड समिट। अब बेटे ये जो क्वाड समिट पहला हुआ, वर्चुअली हुआ, जूम पे हुआ, आपको पता है उस वक्त भी कोविड चल रहा था अप टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक। जोए बाइडेन उसमें मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया से थे, प्राइम मिनिस्टर योशिंदे थे, अच्छा जी, जापान के, ऑस्ट्रेलिया से प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन थे। नाम इनकी याद करने की जरूरत नहीं है, इन सब ने मीटिंग अटेंड की, समिट अटेंड किया। और इस समिट में इन्होंने ये नहीं कहा ट्रेड करेंगे, इकोनॉमी बढ़ाएंगे, इन्होंने जरा कुछ अलग बातें, इन्होंने कहा कोविड-19 की वैक्सीन देंगे, क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करेंगे, सप्लाई चेन को मजबूत बनाएंगे, कि ऐसा ना हो कि कोई भी आए। अब ये जो सप्लाई चेन रेजिलियंस है, इसका मतलब है इंडो पैसिफिक के अंदर कोई किसी के बाप का राज नहीं है। सप्लाई चेन को मजबूत करेंगे, कोई आके इसको उड़ा नहीं फेंक सकता। ठीक है, ये इन्होंने बातें की। अब आज क्वाड क्या कर रहा है, क्वाड किस कैपेसिटी में है, क्वाड का क्या रोल है, जी क्वाड्रिलेटरल अलायंस है डेमोक्रेसीज की। ठीक है, आज आपका क्वाड बेटे, स्टेटस ऑफ क्वाड टुडे, आज हमारे पास बच्चे, ये जो आपका जी क्वाड है, प्राइमरीली अगर हम इसको देखें तो कोई फॉर्मल अलायंस तो नहीं है जैसे कि नेटो है या आपकी बाकी है, कोई ऐसा फॉर्मल इसका ना कोई हेडक्वार्टर ना कोई यूनिट है। लेकिन क्वाड एक कॉलेशन है, एक ग्रोहों का आपस का एक मिलाप मजमूआ जरूर है, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज शेयर करते हैं। इनका यही है कि हम जो है वो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं, और हमारे कंसर्न्स भी म्यूचुअल हैं। हम इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी चाहते हैं, फ्री, ओपन, इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, जो कि यूएस कहता है। फ्री हो, ओपन हो, इंक्लूसिव, सबके लिए हो। आपका अगर वहां से कश्ती गुजरी है तो मेरी भी गुजरे, इंडो पैसिफिक। अब वो कहते हैं, आजकल वो बहुत सारी डोमेन्स पे काम कर रहे हैं, सेवरल डोमेन्स हैं, जिसमें क्वाड की एक डोमेन जो है वो है मैरीटाइम सिक्योरिटी। जब भी लफ्ज मैरीटाइम आए तो मैरीटाइम से मुराद होता है ये आपके सीज, आपके समंदर, आपके पानी। मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी के अंदर इनकी वही माला बहार जो है वो नेवल एक्सरसाइजेज होती हैं, जॉइंट एक्सरसाइजेज ये करवाते हैं, ताकि अल्टीमेटली ये मेंबर स्टेट्स जो हैं कि अपनी नेवीज को, अपनी नेवल बेसिस को मजबूत कर सकें। अगर चाइना इनकी तरफ बढ़ने की कोशिश करे तो ये उसके ऊपर हमलावर हो सके या उस हमले को रोक सके। दूसरी चीज है जी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी। दूसरा, ये इस डोमेन में काम कर रहे हैं। इस डोमेन के अंदर बेटा प्राइमरीली इनका ये काम है कि ये मिल के एफर्ट्स कर रहे हैं 5G के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, क्वांटम फिजिक्स के ऊपर, ताकि जो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनके अगेंस्ट ये अपने आप को मजबूत कर सके। फिर ये नहीं है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं करे, सी पैक के मुकाबले में इनके कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के भी प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बेटा इनका जो मेन मकसद है कि चाइना और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुकाबले में क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ये बना रहे हैं साउथ एशियन और पैसिफिक रीजन के अंदर। फिर ये हेल्थ सिक्योरिटी जो है और क्लाइमेट चेंज उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हेल्थ सिक्योरिटी के अंदर अगर हम देखें तो कोविड वैक्सीन है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के अंदर हम ये देख रहे हैं कि ये ऐसी एनर्जी, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल कर रही हैं कि जिसके जरिए ये जो कार्बन एमिशन है या डीकार्बनाइजेशन है उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज एक इनका एजेंडा है, और फिर उसके बाद लास्ट जो इनका आज गोल है वो ये है, एक मिनट बेटा, जस्ट के मी 1 मिनट।
जी बेटे, उसके बाद जो लास्ट चीज है वो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, यानी कि कहीं पे भी अगर कोई मसला होता है, कहीं पे कोई खुदा न खास्ता जलजला आ गया, तूफान आ गया, कुछ भी आ गया, कीपिंग इन व्यू द स्पॉन्टेनियस पर्सनालिटी ऑफ द ट्रम्प। बेटे, स्पॉन्टेनियस पर्सनालिटी असाइड, ट्रम्प हैजंट द स्पॉन्टेनियस पर्सनालिटी। ट्रम्प, आई एम सॉरी, ट्रम्प जो है ना, बड़ा प्रोटेक्शन, ट्रम्प आज भी प्रोटेक्शनिज्म के ऊपर ही है। आपको ये लग रहा है कि ट्रम्प ने, अब आप स्पॉन्टेनियस इसलिए कह रहे होंगे कि टैरिफ हॉल्ट कर दिए हैं जी, आज सुबह हमने ये एक नई चीज देखी है, और टैरिफ हॉल्ट करने के बावजूद हमारी मार्केट अभी इतनी स्टेबलाइज नहीं हुई है। लेकिन प्राइमरीली टैरिफ लगाना, टैरिफ होल्ड करना, टैरिफ विदड्रॉ करना, कुछ चीजों का प्राइमरीली उसने इंटरनेशनल मार्केट को फॉर द टाइम से जरूर क्रैश कर दिया है। दिस वॉज जस्ट अ हिंट टू चाइना दैट दिस कुड हैपन, ये हो सकता है। ऑफ कोर्स को इतने टैरिफ्स नहीं लगा सकता था। हम यूएस चाइना ट्रेड वॉर के अगर अंदर देखें, तो आपकी ग्लोब की ट्रेड का 350 बिलियन डॉलर जो है, आपकी तो ग्लोब का पूरा एक्सिस बदल सकता है। ग्लोबल वार्मिंग इज अ मिथ, वो इसलिए कह रहा है कि प्राइमरीली वो कंट्रीब्यूटर है ना ग्लोबल वार्मिंग का। तो बुनियादी तौर पे बेटे, प्रोटेक्शनिज्म की उसकी पॉलिसी अमेरिका फर्स्ट, यूनिसेफ को कट लगा देता है, आपके यूनग्राड प्रोग्राम को खत्म कर देता है। तो बुनियादी तौर पे वो जो है उसकी हेजमोनिक टेंडेंसीज के अंदर अमेरिका सबसे पहले है, वो वर्ल्ड बाद में देखता है। तो उसकी स्पॉन्टेनियस पर्सनालिटी अपनी जगह, दैट इज द पॉसिबिलिटी कि वो अलायंसेस से भी निकल सकता है, दैट इज द पॉसिबिलिटी कि वो न्यू अलायंसेस भी बना सकता है। एनीथिंग कुड बी डन। बेटा, ये मैंने लास्ट पे कहा, ह्यूमैनिटेरियन जो इनकी असिस्टेंस है, और उसके साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट के या डिजास्टर रिलीफ के, कहीं पे खुदा न खास्ता अगर कोई जल्जला आता है, तूफान आता है, तो क्वाड क्या करेगा, जैसे कि उन्होंने सुनामी के नतीजे, मैंने आपको कहा था इंडियन ओशन में सुनामी आया था, तो उसके नतीजे में ये क्वाड बना था, तो ये रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जो क्वाड है, उसको अगर हम देखें तो बुनियादी तौर पे क्वाड का, इस खित्ते के अंदर क्वाड का जो रोल है कि वो किस तरीके से इस रीजन के अंदर जो थ्रेट्स है उनको रिस्पॉन्ड कर रहा है। अब ये जो रीजन है इंडो पैसिफिक का, यहाँ पे जो थ्रेट्स हैं, इसमें सबसे पहला थ्रेट तो, अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक भी होगा, वो है साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी का झगड़ा। अब इस डिस्प्यूट पे बेटा जब आते हैं, तो चाइना मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है, उसने अपने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना लिए हैं, मैरीटाइम क्लेम्स कर रहा है। तो चाइना का जो मिलिट्री बिल्डअप है, चाइना की जो असर्टिव फॉरेन पॉलिसी है, इन कंसर्न्स को देखते हुए क्वाड अब इस अलाइनमेंट के ऊपर तब ज्यादा काम कर रहा है ताकि चाइना को यहां से वो भेज सके। दूसरी चीज, ताइवान के अंदर टेंशन बिल्ड हो रही है कि चाइना के वहां पे बढ़ते हुए कदम, तो क्वाड के मेंबर ताइवान के साथ खड़े हैं, वो वहां की पीस एंड स्टेबिलिटी चाहते हैं। वो कहते हैं चाइना अगर यहाँ पे बढ़ेगा आगे, तो हम क्या करेंगे, हम चाइना को मुंह तोड़ जवाब देंगे। के बाद साउथ कोरिया के अंदर, क्योंकि वहां पे वो यूएस के अलायंसेस हैं, और सॉरी, नॉर्थ कोरिया जो, साउथ कोरिया जो है वो यूएसए की, और नॉर्थ कोरिया जो है वो चाइना, वहां पर अपनी का जो है अपने वो हाथ जमाने की कोशिश कर रहा है। तो क्वाड ये कहता है कि कंप्लीट डी न्यूक्लियराइजेशन होनी चाहिए नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया और इराक दुनिया के दो वो मुल्क है कि जो ब्लैक लिस्ट के अंदर है, पता है आपको, एफएटीएफ की। अमेरिका के साथ इन्होंने पंगा किया हुआ है न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से। नॉर्थ कोरिया भी अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहा है। ठीक है। अब हर ये जो मेंबर है ना, इन चारों के चारों मेंबर्स को दोबारा अगर हम मैप पे जाएं, तो उनके इंटरेस्ट को जरा देखते हैं कि ये क्या चाहते हैं।
ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे बेटे कौन सा पॉइंट बेटे रिपीट कर दूं? अच्छा, मैं इससे पहले जो पॉइंट था उसमें मैंने ये बताया था कि बुनियादी तौर पे जो नॉर्थ कोरिया है और जो इराक है, वो दो ऐसे मुल्क हैं कि जो आपकी सॉरी ईरान, वो मुल्क हैं जो ब्लैक लिस्ट के अंदर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ से। यानी कि आपकी जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की, क्योंकि वो मुल्क जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो चला रहे हैं उनके ऊपर इनका इतराज है। ये कहते हैं कि उन न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को ये रोक दें या उनके ऊपर काम ना करें। अब हर मेंबर के अपने इंटरेस्ट है इनके। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो सबसे पहले अमेरिका क्या चाहता है? आपको पता है कि जो क्वाड है वो टूल है कि जिसके जरिए वो एक डेटरेंस रोक सकता है, डर डर पैदा कर सकता है, यानी कि तमाम लोगों के साथ मिलके। तो ये वो पार्टनर्स हैं कि जिनके जरिए वो चाइना को कर्टेल कर सकता है। उसके बाद जो जापान है उसकी बुनियादी तौर पे वो डिपेंड करता है ओपन सी लैंड के ऊपर। तो जापान ये चाहता है कि रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, कि कोई कानून होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंडो पैसिफिक के अंदर यही जंग ही छिड़ी रहे। इंडिया जो है वो नॉन अलाइन मेंबर है। इंडिया की चाइना के साथ जो टेंशन बढ़ गई है ना, खास तौर पे 2020 के अंदर, ये आप लोग सर्च कीजिएगा 2022 की गैल्वान वैली क्लैशेस, हिमालयाज की तरफ ना। तो ये जो क्लैशेस बढ़े हैं, तो चाइना के साथ भी उसकी एक क्लैश हो गया, इसलिए भी वो है। और जो ऑस्ट्रेलिया है चाइना की तरफ से, क्योंकि उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई गई हैं, उसकी ट्रेड टैरिफ्स वगैरह हैं, तो उनसे बचने के लिए खास तौर पे जो ऑस्ट्रेलिया है वो इसमें मौजूद है, यानी कि ये इनके इंटरेस्ट है। चाइना ने बड़ा गुस्सा भी किया। अब चाइना इसके ऊपर जो है वो ये कहता है कि ये तो इन्होंने मिनी नेटो बना दिया है। चाइना नाराज है इस क्वाड के ऊपर। सारी बात है, चाइना के खिलाफ आपने बनाया, अब चाइना चुप तो नहीं बैठेगा। और चाइना ने ये कहा है कि ये कोल्ड वार मेंटालिटी है जो दोबारा जंग में धकेलने की कोशिश की गई है, और इस क्वाड की वजह से इस खत्ते के अमन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। चाइना ने इन ममालिक के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगाई हैं, बड़ा प्रेशर पुट किया है मेंबर्स के ऊपर, खास तौर पे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के ऊपर कि भाई इसमें से निकल जाओ। लेकिन अगर हम देखें तो क्वाड ये एम्फसाइज करता है कि ये एंटी चाइना अलायंस नहीं है, ये एक कंस्ट्रक्टिव प्लेटफॉर्म है जहां पे हम प्रोस्पेरिटी चाहते हैं और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लोगों की जिंदगी बेहतर करना चाहते हैं। ठीक है जी, दिस इज ऑल अबाउट क्वाड। इसके बाद हम चलते हैं ओकस की तरफ। ओकस पढ़ते हैं। इंडिया का इंटरेस्ट ये है कि चाइना को कर्टेल करना चाहता है, क्योंकि चाइना के साथ उसके कुछ क्लैशेस चल रहे हैं। गलवान वैली क्लैशेस आपने सर्च कीजिएगा। चाइना यही सोचता है, चाइना बुनियादी तौर पे ये कहता है कि इन्होंने ये चीज इसलिए की है, ये SC साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, ये पढ़ेंगे अभी पूरा। और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है उसको चाइना की तरफ से टैरिफ्स लगाए गए हैं, सैंक्शंस लगाई गई हैं, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो इस जंग में, यानी कि सब चाइना के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं, इनका कॉमन एनिमी। अच्छा जी, ऑकस 2021 में बेटा स्टैब्लिश हुआ। बुनियादी तौर पे ओकस एक पार्टनरशिप प्रोग्राम है, एक सिक्योरिटी अलायंस है। किस किस के दरमियान? ऑस्ट्रेलिया, UK, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, US। ठीक है, ये ऑकस इनके नामों का मजमू है। अच्छा, अब मेनली बेटा ये है कि इनका मकसद ये था कि ये अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाएं, अपने हथियार तेज करें। अब डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के पीछे जो मेन मकसद है, सिक्योरिटी इंटीग्रेशन हो, डेटरेंस हो, ये तीन चार अल्फाज आपने याद रखने हैं। कहाँ पे? इंडो पैसिफिक के अंदर। कि इंडो पैसिफिक के अंदर प्राइमरीली हम ये कहते हैं कि सिक्योरिटी बढ़ जाए, इंडो पैसिफिक के अंदर डेटरेंस हो, इंडो पैसिफिक के अंदर हम चाइना को कर्टेल कर लें, और अल्टीमेटली वो एक जो कॉपरेशन है खास तौर पे वो बढ़ जाए। ठीक है,
ये इनकी पहले भी कॉपरेशन आपस में मौजूद थी, लॉन्ग स्टैंडिंग बायलैटरल टाइज मौजूद थे, दो ममालिक के, तीन ममालिक के। तो अब क्या किया गया है कि इसको बढ़ा दिया गया है, ऑकस की शक्ल दे दी गई है, ताकि बुनियादी तौर पे जो इंडो पैसिफिक के अंदर खास तौर पे जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है, या चाइना की जो ग्रोइंग असर्टिवनेस है, उसको हम कंट्रोल कर सकें, या चाइना की ग्रोइंग असर्टिवनेस को कर्टेल किया जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। ये मेनली ऑकस ये कहता है। ऑकस जो है ना बेटे, ऑकस के दो मेन पिलर्स हैं। अब ये आपने यहाँ पर इनको देखना है कि ऑकस का जो पहला पिलर है, इसके दो मेन पिलर्स हैं, टू मेन पिलर्स हैं। पहला पिलर जो है ऑकस का, वो है जी कि डेवलपमेंट करनी है आपने और प्रोवाइड करनी है न्यूक्लियर पावर, आर्म सबमरीन फॉर द रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी। दोबारा बताती हूँ कि डेवलप करें और प्रोवाइड करें न्यूक्लियर पावर्ड आर्म्ड सबमरीन्स, वेरी बेड़े, फिर मैं कहूंगी आप लोग कहेंगे बेड़े जहाज, किसके लिए? रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के लिए। खुद तो दूर बैठे हैं ना, तो ऑस्ट्रेलिया तो उधर ही बैठा हुआ है, उधर से ही हमला कर देगा। दूसरी चीज ये कहते हैं, ये इनका पहला पिलर है। पिलर नंबर टू, एआई के ऊपर काम करने की बात करेंगे, कोलैबोरेशन करेंगे ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, कि जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जिसके अंदर एआई है, जिसके अंदर रोबोटिक्स है, जिसके अंदर क्वांटम मैकेनिक्स है, जिसके अंदर साइबर वॉरफेयर है, साइबर सिक्योरिटी है, 5G टेक्नोलॉजी है, ये तमाम की तमाम चीजें, और आपकी जो अंडर सी कैपेबिलिटी है, जो आपकी फाइबर ऑप्टिक्स जाती है, सिग्नल्स को पकड़ती है, उसको भी हम बढ़ाएंगे। ये दो पिलर्स हैं ऑकस के। एक तो आपने अपनी मैरीटाइम जो है न्यूक्लियर आर्म फोर्सेस, सबमरीन, बेहतरीन किस्म के रॉयल ऑस्ट्रेलियन आर्मी को देने हैं, और दूसरा जो मॉडर्न टूल्स हैं उनके अंदर आपने कोलैबोरेशन करनी है, कि जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जो वक्त के साथ बढ़ रही हैं, इमर्ज हो रही हैं, उसके अंदर आपकी कोलैबोरेशन हो सके। आप लोगों को पता है कि संडे वाले दिन आपका टेस्ट भी है जो आपने पढ़ा है? अगर नहीं पता तो फिर मैं अभी बता देती हूँ, फिर ना क्या ना बताया नहीं। आ जाओ जी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑकस के। फलस्तीन, रशिया यूक्रेन और इंडो पैसिफिक, ऑकस क्वाड समेत। ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑकस के? इंडो पैसिफिक में मिलिट्री डेटरेंस, ये तो याद कर लेना, बढ़ानी है जी हमने अपनी मिलिट्री डेटरेंस। इन इंडो पैसिफिक, भाई इंडो पैसिफिक के अंदर चाइना ने अपनी फौजें उतार दी, बड़ा जी कंपटीशन बन गया, मॉडर्नाइज कर रहे हैं चीजों को, साउथ चाइना सी के अंदर उतर आया है, ताइवान के अंदर क्लेम कर रहा है। तो ऑकस ने भी अब अपने आप को मजबूत करने, अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाना है, ताकि अल्टीमेटली हम तीनों अलाइज उसके सामने एक सी सप्लाई दीवार की तरह खड़े हों। दूसरा, जो हमारे ट्रेड रूट्स हैं उनको हमने सिक्योर करना है। हमारी टाइम जो पानी के हमारे ट्रेड रूट हैं, स्ट्रेट ऑफ मलाका, हॉर्मोज, जिबूती, फलाना फलाना, इन तमाम के तमाम को हमने सिक्योर करना है। ऐसे ना हो कि वहां से हम अपनी ट्रेड गुजार रहे हैं और उसके ऊपर कोई धमाका कर दे। इंडो पैसिफिक के अंदर वर्ल्ड बिजिएस्ट सी रूट है, तो हम मिलिट्री टेक्नोलॉजीज वहां पे डिप्लॉय करेंगे। तो ऑकस ये चाहता है कि भाई सिर्फ हमारी सिक्योरिटी नहीं, सब कीजिए। हम तो इंडो पैसिफिक के रीजन को सिक्योर करना चाहते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल वाटर है। तो इस वाटर को जो लोग अपनी फौजें उतार के यहाँ पे मिलिटराइज करना चाहते हैं ना, चाइना जैसे, उनसे हम बचाने की कोशिश करेंगे अपनी फौजें भेज के। पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, काम एक ही है।
करेंगे टेक्नोलॉजी सुप्रियोरिटी को, प्रमोशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल सुप्रियोरिटी, 5G टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑकस जो है वो बुनियादी तौर पे, क्योंकि उसका जो पिलर 2 है वो इसी चीज पे फोकस कर रहा है कि रिसर्च करेगा, एआई के ऊपर काम करेगा, साइबर डिफेंस को हम बेहतर करेंगे, उनमें रैपिड एडवांसमेंट करेंगे, क्योंकि चाइना अपनी टेक्नोलॉजी इनोवेशन कर रहा है। ताल्लुकात बेहतर करें, स्ट्रेंथनिंग टाइज, टाइज को रिलेशन भी कहते हैं। जॉइंट एक्सरसाइजेस करेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, डेवलपमेंट प्रोग्राम साथ लेके चलेंगे। तो ऑकस के अंदर ये जो तीनों नेशंस हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएस, ये एक दूसरे के करीब आएंगे, क्योंकि हमारे एक जैसे जेन है जी, हम लाइक माइंडेड पीपल हैं। तो बेसिकली जैसा एक बंदा खुद होता है वैसे ही उसका दोस्त होता है। और मेन भाई, जिस काम के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, बैलेंस करेंगे चाइना के इन्फ्लुएंस। चाइना बड़ा सर चढ़ रहा है, तो इसको कंट्रोल तो करना है। सॉरी, एंटी चाइना नहीं है। क्वाड ने भी कहा हम एंटी चाइना नहीं है, ये भी कह रहे हैं एंटी चाइना नहीं है, ऐसा ना समझे। लेकिन मिलिट्री और जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस चाइना का बढ़ रहा है उसको compete तो करना है ना। लेकिन हकीकत में ये यूएस लेड इन्फ्लुएंस ही तो है चाइना को कंट्रोल करने का। अब फोकस के पिलर 1 और पिलर 2 के अंदर कौन से काम हो चुके हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं, और फिर चाइना इसको किस तरह अपोज कर रहा है, एंड देन दैट्स इट। इसके ऊपर इतनी इंफॉर्मेशन। पिलर 1, थॉट बारिश हो रही। पिलर 2, पिलर 1 के अंदर बेटा ये काम हो रहा है। पिलर 1 में हमने क्या कहा था कि सब मेरीन कैपेसिटी आप बढ़ाएंगे रॉयल ऑस्ट्रेलियन आर्मी के लिए। ठीक है जी। उसके अंदर ये कर रहे हैं ये लोग कि अगर हम देखें तो यहाँ पर ये कि हम ऑस्ट्रेलिया को इक्विप करेंगे, हम उसे न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स देंगे। इसको आप बेटे न्यूक्लियर पावर सबमरीन को इस तरह याद रख लें। ठीक है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स देंगे जो कि बुनियादी तौर पे डीजल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी मार्क है। तो अब ये क्या कर रही हैं कि हमारे पास इसको हम कहते हैं SSN, ऑकस सबमरीन्स। तो ये न्यू सबमरीन्स हैं कि जो बरतानिया ने और अमेरिकन की ने अपनी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए बनाए हैं, और बाय लेट 2030 ये ऑस्ट्रेलिया को दे दिए जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए वक्ती तौर के ऊपर ऑस्ट्रेलिया ने 3 से 5 जो हैं वो अमेरिका के बनाए हुए सबमरीन्स खरीदे हैं। ठीक है, और बल्कि और खरीदेगा भी, 2030 तक का ये उसका एजेंडा है। और अलोंग विद इट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूके की जो सबमरीन्स की फोर्स है वो वहां पर जाएगी, उनको ऑपरेट करना सिखाएगी 2027 तक। यानी कि इसके ऊपर काम हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की जो नेवल पावर है उसको बेहतर किया जाएगा। इसके नतीजे में न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की नेवी इंप्रूव हो जाएगी, बल्कि हमारा इंडो पैसिफिक के अंदर एक मजबूत किला बन जाएगा कि जिसके जरिए हम उनको कंट्रोल कर सकेंगे। चाइना रिस्पॉन्स किया ना क्वाड के ऊपर भी, इसके ऊपर भी करेगा। दूसरा जो पिलर है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर कोलैबोरेशन करें। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में कोलैबोरेशन के अंदर अब अगर हम देखें तो यहाँ पे एडवांस कैपेबिलिटी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। अब इसमें ये हो रहा है कि ट्रायल्स ऑलरेडी हो चुके हैं कि एआई को आप इनकारपोरेट करें डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर। साइबर टेक्नोलॉजी और क्वांटम को यूज किया गया है। हाइपरसोनिक जो हमारे पास खास तौर पे रिसर्च हो रही है इस चीज के अंदर,
हाई स्पीड मिसाइल्स जो हैं वो इसके ऊपर बनाए जा रहे हैं। इस पिलर के अंदर अगर हम देखें तो पिलर 2 के अंदर जापान, साउथ कोरिया और कनाडा भी शामिल है, वो भी काम कर रहे हैं। ठीक है, वो भी इसके अंदर, जापान खास तौर पे इन प्रोजेक्ट्स में शामिल है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो रिएक्शन है इसके ऊपर वो डिफरेंट है। जापान, साउथ कोरिया और कनाडा, न्यूजीलैंड, जारी बात है ये तो उनके लाइक माइंडेड है, ये तो सारे के सारे सपोर्ट कर रहे हैं। आसियान नेशन का डिफरेंट रिएक्शन है, जो कि आसियान के मेंबर्स हैं, कुछ जो हैं वो कहते हैं कि ठीक है ये एक अच्छी चीज है, यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी। कुछ को लगता है कि नहीं भाई, ये तो हमें खौफ है कि यहाँ पे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन शुरू हो जाएगी, एक जंग छिड़ जाएगी, ये एक ऐसी जंग होगी कि जिसका नुकसान बहुत ज्यादा होगा। चाइना बहुत बुरी तरह क्रिटिसाइज कर रहा है ऑकस को, कहता है ये वही एशिया पैसिफिक नेटो है, और एक्यूज करता है कि इस खित्ते के अमन को तबाह करने की ये कोशिश है। बीजिंग ये कहता है कि जो न्यूक्लियर सबमरीन डील है ये आपकी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को वायलेट करती हैं, जिसका ब्रीच कर रहा है यूएसए, और जिसकी बेसिस के ऊपर ये कहता है कि नॉर्थ कोरिया और ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को रोकें, तो ये उसकी खिलाफ वर्जी है। ठीक है जी, ये न्यूक्लियर सबमरीन्स है। ठीक है, ये उसके लिए एसएसएन है फरीद। अच्छा, अब ये हमारे आज का यानी कि दैट वाज अबाउट द इंडो पैसिफिक, ऑकस और क्वाड। अब जरा डिस्कस करते हैं पेपर अटेम्प्टिंग का जो आज का पार्ट है, हाउ टू राइट अ क्रिटिकल एनालिसिस। आपको करंट अफेयर समझ तो आ रहे हैं ना? अस्सलाम मतलब वालेकुम मैम। 54 में से आप 5 लोगों को समझ आ रहे हैं, चलो 53 में से कम है ये रेशो। मिक्सअप बेटा, दैट्स ट्रू, मिक्सअप तो होगा डेफिनेटली। अभी तो आपने स्टार्ट किया ना, तो विद द पास्ट ऑफ टाइम चीजें और ज्यादा अच्छी हो जाएंगी। जी बेटे, जिन्होंने सलाम किया था, आई एम सॉरी आई मिस्ड इट, वालेकुम अस्सलाम। जी मैम। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जब अखबार पढ़ते हैं तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो रेलिवेंट नहीं होती करंट अफेयर के साथ, तो हम कौन कौन से चीज़ें देख के अखबार में पढ़े बेटे अखबार में जो। आपने सब कुछ नहीं पढ़ना होता, कुछ आर्टिकल्स जो आपके रेलेवेंट होते हैं वो तो मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ। और अखबार के अंदर ये है कि हर चीज पढ़ने की भी नहीं होती, हर चीज छोड़ने की भी नहीं होती। आर्टिकल्स को भी जब आप पढ़ते हैं तो उसमें प्राइमरीली ये चीज होती है कि जब आपने उसको पढ़ना स्टार्ट किया है, जब आपने उसे अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किया है, तो द थिंग इज दिस कि पहले तो आपको मैंने कहा था कुछ समझ नहीं आएगा, इट विल टेक 4 to 5 days कि जब आपको समझ आएगी कि आपने पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे अब जो चीज जिसको कि आपने फोकस करना है कि जो अब आप फॉर द टाइम बीइंग एक फिल्टर लगाएं कि जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं ना, तो उन क्वेश्चंस के जो आपने यहाँ पे जिनके फिल्टर हमने लगाए हैं, फॉर एग्जांपल कोई मिडल ईस्ट पे चीज आती है, कोई रशिया यूक्रेन के ऊपर आ जाती है, कोई फॉरेन पॉलिसी, तो उसके आर्टिकल्स आप पढ़ लें। ठीक है? ओके। अच्छा जी, जैनब, आपका क्वेश्चन के मैप जो है वो बुनियादी तौर पे आपने तमाम क्वेश्चंस के अंदर ही बनाए तो बेहतर है, प्रैक्टिस करें। और क्योंकि मैप इस पेपर की खूबसूरती है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप जो है मैप की प्रैक्टिस करें। जी, रिकमेंडेशंस के हवाले से सॉल्यूशंस और वे फॉरवर्ड कैसे लिखना है, ये कल मैंने आपको बताया था। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम मैम, एक अस्सलाम। छोटा सा क्वेश्चन था मैप के हवाले से ही, कि जैसे कल हमने स्टेट ऑफ मलाका का पढ़ा, तो उसमें हमें जनरली पूरा मैप बना के साथ इंडिया पाकिस्तान वो सब बताने की जरूरत तो नहीं है, सिर्फ मलेशिया बस और बस दैट्स इनफ, तो, उतना काफी है और जरूरत नहीं। अच्छा, अब हाँ। यहाँ पे ना जी, जो आपके 3 टॉपिक्स आपने पढ़ लिए ना आज तक, इंडियन ओशन हो गया, रशिया यूक्रेन हो गया, और तीसरा आपका जो टॉपिक है फलस्तीन वाला, तो उन तीनों का मैंने आपको कहा है कि आप टेस्ट कर लीजिएगा सलमा जी। रौनक और अनम अशरफ, आप लोगों से फिर मेरी माजरत है, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो अदरवाइज आई वुड ट्राई कि आप लोगों को समझ, अगर आप लोगों को कोई क्यूरी होती है तो प्लीज डू आस्क इन द क्लास। बाकी अगर कोई और इशू है तो डेफिनेटली वो भी आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, इन क्लास भी और आउटसाइड क्लास भी। खैर, आप अनम अशरफ एंड रौनक, दैट इज कंसर्निंग फॉर मी। गुल एसएसएन जो है ना, ये सबमेरीन्स हैं, ठीक है, ऑकस के अंदर जो सबमेरीन्स हैं। आपका सवाल मैंने देख लिया था, माजरत वो मुझसे मिस हो गया था। सबमेरीन्स के जो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को देने हैं, अमेरिका ने और बरतानिया ने, जो कि इनका पिलर नंबर 1 ऑफ द ऑकस है, उसकी बात हुई है।
ठीक है जी। शरवान, बिल्कुल यूट्यूब को भी आप देख सकते हैं, अल जजीरा आप देख सकते हैं, वॉक्स देख सकते हैं। तो ये मटेरियल अगर आप कर लें तो दैट इज मोर देन इनफ, नो नीड ऑफ गोइंग टू मोर डिटेल्स। मुबशरा, अगर आप इस मटेरियल को कर लेती हैं तो दैट इज मोर देन इनफ। रौनक और नौशर, वो अनम, आपको जिन टॉपिक्स में स्पेसिफिकली या जिस चीज में कोई इशू हो तो प्लीज आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। नहीं, अब उसकी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अटेम्प्ट करने का इशू तो जारी बात है, आप लोगों ने तो पहला सब्जेक्ट ये स्टार्ट किया है, तो आई ट्राइड के चले आप साथ साथ थोड़ा लिखें तो बेहतर करें। अदरवाइज आपके क्लास में टेस्ट यहाँ पे इस तरह इस टाइम पे इंक्लूड नहीं होते। लेकिन मैंने इसलिए इस चीज को कहा है कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस और ज्यादा ताकि बेहतर हो सके। तो डेफिनेटली विद द पास्ट ऑफ टाइम प्रैक्टिस है कि जो आप चीजों को बेहतर करती है, तो ये आगे आएगा। तो प्रैक्टिस से ही आप इन चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रैक्टिस इज द की कि जिसको आपने फोकस करना है, ठीक है। तो मुबशरा, आपका अटेम्प्ट का इशू सॉल्व हो जाएगा, बस कीप ऑन अटेम्प्टिंग। अभी आप सिर्फ अटेम्प्ट करें, सही और गलत का फैसला तो वक्त के साथ आपकी होगा। अप्लाइड सवाल अगर आता है तो अप्लाइड सवाल के अंदर भी आपने अपनी इसी नॉलेज को अपना वहां पर जो प्रेजेंट करना है, दैट इज द की। सीएसएस का सारा इम्तिहान ही इस चीज के ऊपर है। ऑस्ट्रेलिया का क्वाड के अंदर इंटरेस्ट ये है, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्राइमरीली ये है कि ऑस्ट्रेलिया को चाइना की तरफ से अपोजिशन है। ऑस्ट्रेलिया चाइना के खिलाफ खड़ा है, समझे, क्वाड के अंदर इन तमाम के साथ मिलके वो चाइना को कंटेन करना चाहता है, चाइना को मारना चाहता है, भगाना चाहता है। जी, मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं वोलेटाइल मिडिल ईस्ट वाला, जी मैप उसमें आप ये देखिए कि मिडिल ईस्ट का मैप बना दे सिर्फ, जरूरी ना जरूरी की बात नहीं है। मैप बनाने का हमारा मकसद वही मैप बनाए मिडिल ईस्ट को और बता दें कि यहाँ पे यमन क्राइसिस है, यहाँ पे सीरियन क्राइसिस है, यहाँ पे फलस्तीन का मसला है, ठीक है। तो जी बिल्कुल, स्टार्ट में आपको कंफ्यूजन होना इज अ नेचुरल थिंग, ऐसा नहीं है कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। विद द फर्स्ट ऑफ टाइम आप चीजों को देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे एंड इम्प्रूव करेंगे। बट यहाँ पे अगर आपकी जो लर्निंग है, क्लास के अंदर कोई कंसेप्ट आपको इशू करता है या कोई चीज आपको प्रॉब्लमेटिक लगती है तो आस्क मी प्लीज। अच्छा जी, क्रिटिकल एनालिसिस जब आप लिख रहे होते हैं तो क्रिटिकल एनालिसिस में प्राइमरीली आप समझें कि दो पार्टीज हैं, ये पार्टी ए है और ये पार्टी बी है। पार्टी और पार्टी बी से मुराद ये है, फॉर एग्जाम्पल आप एक तरफ यूएसए और चाइना, आप इंडो पैसिफिक का मिसाल के तौर पे क्रिटिकल एनालिसिस लिखने जा रहे हैं, और आप ये एक मेंबर हैं जो कि एक एक्स है, एक थर्ड पर्सन। अब इस थर्ड पर्सन ने देखा कि यूएसए ये कर रहा है, चाइना ये कर रहा है, यूएसए के ये मसले हैं, चाइना के ये मसले हैं, यूएसए के ये प्रॉब्लम्स हैं, चाइना के ये प्रॉब्लम्स हैं, वो आपने देख लिए। अब सबसे पहले आपने क्या करना होता है, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस से मुराद है इनकी अच्छाइयाँ, इनकी बुराइयां, इनकी अच्छाइयाँ, इनकी बुराइयां, कहाँ पे ये ठीक है, कहाँ पे ये गलत है। मिसाल के तौर पे एडवांसमेंट कर रहे हैं, मिलिटराइज करने की कोशिश कर रही है, बाकी ममालिक को अपनी प्रॉक्सी बनाया हुआ है, वहां पे लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। लेकिन अच्छाई ये है कि ये यहाँ पे प्रोस्पेरिटी चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, मिसाल के तौर पे बता रहे हैं। अब आप एक थर्ड पर्सन है। क्रिटिकल एनालिसिस में एक चीज याद रखिएगा कि आपने कोई साइड लेनी है, या तो आपका झुकाव चाइना की तरफ होगा या आपका झुकाव अमेरिका की तरफ होगा। लेकिन ये झुकाव आप आर्ग्यूमेंट के साथ करेंगे जो कि वाकई ही एनालिस्ट के आर्ग्यूमेंट्स होंगे, किसी दूसरे तीसरे के नहीं होंगे। अब ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा कि क्वाड है, और क्वाड का आप क्रिटिकल एनालिसिस लिखते हैं और आप कहते हैं कि यहाँ पे एक अच्छी चीज है कि दुनिया के अंदर अलायंसेस होनी चाहिए, मिलके काम करना चाहिए। साथ ही आपने कहा कि यूएसए की ये चाइना को कंटेन करने की साजिश भी है या कोशिश भी है। इससे बेहतर है कि यहाँ पर ये एक दूसरे के साथ मिल बैठ के इस दुनिया के मसाइल को हल करते और इस इंडो पैसिफिक के खित्ते के अंदर एक सुकून हो। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि चाइना जो है उसने ये काम स्टार्ट पहले किया है, चाइना ने अपने पास जो है वो मुख्तलिफ अलायंसेस बनाई, चाइना सी पैक की सूरत में आया, तो दुनिया के अंदर कोई भी मुल्क जो है वो अलग अब तो चुपचाप खामोश तो नहीं बैठ सकता ना। दूसरे और साथ आपने ये भी कहना है कि चाइना बुनियादी तौर पे यहाँ पर जो क्लेम्स कर रहा है, तो चाइना वहां पर उस जगह पे मौजूद है, चाइना की ज्योग्राफी उसके साथ लगती है, तो चाइना का वहां पर कुछ मांगना, कुछ कहना कोई नाजायज बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप एज अ थर्ड पर्सन ये देखते हैं कि भाई अब ये एक इंटरनेशनल वाटर है, न सिर्फ ये चाइना का है, न सिर्फ ये अमेरिका का है, न सिर्फ ये ऑस्ट्रेलिया का है, न सिर्फ ये मिडल ईस्ट का है, ये सबका है।
तो इस इंटरनेशनल वाटर के लिए कोई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ रेगुलेशन होना चाहिए जो कानून के मुताबिक हो, जिसके कुछ कायदे हों, जिसके कुछ ज़ाब्ते हों, जहां से अगर ट्रेड हो रही है तो अगर आपका वहां से कोई जहाज गुजरा है तो किसी दूसरे का भी गुजरे, क्योंकि इस तरीके से जो ममालिक हैं उनकी बहुत सारी रिसोर्सेज एक दूसरे के साथ लड़ने में इस्तेमाल हो जाती। तो ये होता है क्रिटिकल एनालिसिस। बेटा क्रिटिकल एनालिसिस में आप बिल्कुल रेफरेंस दे सकते हैं, डेफिनेटली दे सकते हैं, लेकिन प्राइमरीली आप आर्ग्यूमेंट बेशक किसी बंदे का ले लें लेकिन उसका नाम ना दें। आपने अगर अपनी तरफ से भी कोई बात कहनी है तो याद रखिएगा वो किसी और की कही बात है, वो आपकी बात नहीं, क्योंकि बेटा हमारा एनालिसिस इतना स्ट्रांग नहीं होता इस स्टेज के ऊपर कि हम किसी भी चीज को क्लेम कर सकें या कह सकें। ठीक है, सो दैट्स द पॉइंट कि जो आपने अपने जेहन में रखना है। ठीक है, अच्छा, सो ये जो चीज है इसको आप देखिए, आपको ना मैं डेली एक चीज सिर्फ इसलिए बताती हूँ कि ताकि आपको पता चल जाए कि हमने पेपर में ना इंट्रोडक्शन लिखना सीखा, हमने पेपर में दूसरी चीज जो सीखी वो हमने सीखी रिकमेंडेशंस हमने कैसे देनी है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या होती है। आज हमने क्रिटिकल एनालिसिस सीखा। अच्छा, जो आपका टेस्ट होगा ना संडे वाले दिन, उसमें आपने सिर्फ ये 3 चीजें ही लिखनी है। इंट्रोडक्शन आपने लिखना है 16 लाइनों का, रिकमेंडेशंस आपने देनी है 7 से 8। ठीक है, क्रिटिकल एनालिसिस आपने लिखना है एक पैराग्राफ 8 लाइनों का। ठीक है, यही आपने करना है। मैम बेटा रिकमेंडेशन रिपीट्स अगर बता दें, वो एक दफा रिकमेंडेशन मैंने रिवाइज कल कर लें। बताया था कि वो एक्शनेबल होनी चाहिए। जो भी आप बात लिखें उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाएं कि वो होगा कैसे, हाउ, उसका जवाब आपने लिखना है। ठीक है, तो ये चीज है। पर्सपेक्टिव बेटा प्रोस्पेक्ट्स जो होते हैं उसमें ये होता है कि कौन से पॉसिबल ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट है, पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट है, डिप्लोमेटिक प्रोस्पेक्ट है। कंटोर ये होते हैं कि पॉसिबल पॉइंट्स कन्वर्जेंस कितने हैं, जिस तरह आप कहते हैं कि ये सेम हाइट के ऊपर है तो ये इनके कंटोर्स हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आप साउथ चाइना सी में देखें तो यहाँ पर आपका इकोनॉमिक डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी चाइना की भी है, जापान की भी है, तो दे हैव कंटोर्स, ये इक्वल कंटोर्स है। इवेलुएट, एनालाइज, असेस, क्रिटिकल एनालाइज, डिस्कस। अच्छा जी, नेचर ऑफ क्वेश्चन इस तरह चेंज करते हैं कि अब क्रिटिकल एनालाइज का आएगा तो उसके अंदर आपका क्रिटिकल एनालिसिस का एक अलग हेडर बन जाएगा। एनालाइज का क्वेश्चन आएगा तो उसमें एनालाइज और एनालिसिस और डिस्कशन इज द सेम थिंग। ठीक है, एक पैराग्राफ 8 लाइन। तो एनालिसिस और डिस्कशन के अंदर प्राइमरीली ये होगा कि उसमें ऑलरेडी इस्टेब्लिश फैक्ट के ऊपर ही आप बात करते रहेंगे, हाँ ये है ये है ये है, उसमें आप निगेट नहीं करते, आप अगेंस्ट नहीं जाते। ठीक है, तो कल एनालिसिस लिखना सीखेंगे तो पता चलेगा। आज हम क्रिटिकल एनालिसिस में ये कह रहे हैं कि दोनों फैक्टर्स को बयान करके फिर अपनी बात कहेंगे। इट्स नेसेसरी इसलिए है कि आप क्रिटिक कर रहे हैं ना, तो फिर क्रिटिक किसी एक पे दूसरे से ज्यादा होती है, तभी वो क्रिटिकल एनालिसिस बनता है। आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, न्यूट्रल तो जानवर होता है। ठीक है, ये जो चीज है दैट्स द पॉइंट कि जिसको आपने अपने माइंड में रखना। ठीक है, देखिए पेपर इनके बगैर भी हो जाता है लेकिन यू हैव टू गिव योर बेस्ट शॉट, ये चाहिए हमें। ठीक है जी, चले, दैट्स ऑल। मेरी तो होगी छुट्टी, आप लोगों की एक और क्लास है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। सी यू टुमारो साउथ चाइना सी के साथ, वहां पे क्या पंगा पड़ा हुआ है। अल्लाह हाफिज।